अच्छा जी. So let's start with question number one. Question number one says a jet ski is a type of a boat that carries one or two people and travels at a higher speed on water. Figure 1.1 shows a student riding on a jet ski. एक एरो दिया हुआ है जो जी कि है सर। डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट. हम्म। सर। अच्छा, और दूसरा जेट ऑफ वाटर है जो उसकी पीछे को हम्म। थ्रो करती है ताकि ये फॉरवर्ड फोर्स जो है वो जनरेट कर सके. हम्म। ठीक है. So he says at high speed, jet of water is forced backward out of the back of the jet ski by a pump inside the jet ski. Um, the pump increases the momentum of the water that is forced backward out of the back of the jet ski. Complete the word equation to show the relationship between the resultant force on the object and the change in momentum. G. Can you recall सर। any relationship? सर देखें, रिजल्टेंट फोर्स तो आगे और पीछे वाली फोर्स मिला के उसको वो नहीं होता था, ज्यादा किधर लग रही है। मोमेंटम मतलब मोमेंटम का. एरो किसका ज्यादा है। नहीं, मोमेंटम का फॉर्मूला जिसके अंदर रिजल्टेंट फोर्स आ जाए वो कौन सा है? मोमेंटम का वही होता था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, और फिर एक फोर्स। ये है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम. सो क्योंकि वर्ड इक्वेशन चाहिए आपको, सो यू विल बी राइटिंग दिस. चेंज इन मोमेंटम सर इसमें रिजल्टेंट फोर्स किधर आती है। ओवर टाइम. इसमें रिजल्टेंट फोर्स आती है आपका जो चेंज इन मोमेंटम होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है एम वी माइनस एम यू. हम्म। और आपका एक इक्वेशन है जिसका नाम है, एक क्वांटिटी है जिसका नाम इम्पल्स है. हम्म। सो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टी. सिंस इम्पल्स इज सेम एज चेंज इन मोमेंटम, तो आप इन दोनों को जब इक्वल करते हैं तो यू गेट एफ इंटू टी इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू. हम्म। और फिर टी यहाँ डिवाइड हो जाता है. सो एफ इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू ओवर टी. सो देयर फोर change in momentum over time is equals to force. ओह, इंटरेस्टिंग। सर एक नंबर का सवाल है, क्या बुझाती है। जी. जी Next, सर। it says in 2 seconds the pump increases backward speed of 180 kg of water by 30 meter per second. Calculate the backward force exerted by the water. So वही फॉर्मूला हम लगाएंगे. F is equals to mv minus mu over t. Since final speed is of water is given as 30 and the mass is 180, so I'm going to multiply 180 times the speed 30. Initially the water was at rest, so 180 times 0 and divided by time which is given as 2 seconds. So when I'm going to solve this, सर I'm लेकिन इनिशियली भी रेस्ट पे तो नहीं था, इनिशियली भी तो वो स्पीड, उसकी कोई स्पीड थी ना। देखो स्की जब आप स्टार्ट ही नहीं हुई वाटर में जो है फ्लोट कर रही है एक जगह पे, तो वाटर भी रेस्ट पे है और स्की भी रेस्ट पे है. उन्होंने कहा है कि उसने इंक्रीज किया, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि स्टार्ट किया। It says the pump increased the backward speed 1 kg. सो द पंप जब चलेगा तो उससे पहले तक वाटर स्टेगनेंट होगा. ओके। ठीक हो गया, समझ आ गई. ठीक है, आ गई। अच्छा जी. अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैलकुलेटर से आप चेक कर लीजिएगा आंसर, क्योंकि मैं विदाउट कैलकुलेटर कर रहा हूँ तो शायद कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक आ जाए. 2700 न्यूटन इसका आंसर है. ठीक है. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यू विल ऑलवेज बी गिविंग योर आंसर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर और द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन इन द क्वेश्चन. अगर आप क्वेश्चन में देखें, दिस इज़ टू सिग्निफिकेंट, दिस इज़ टू सिग्निफिकेंट, दिस इज़ वन सिग्निफिकेंट.
सो टू सिग्निफिकेंट में आपको आंसर देना है. He says use Newton's ओके सर. third law to explain why there is a forward force on the jet ski. सर न्यूटन के थर्ड लॉ में ये था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्योंकि बैकवर्ड्स फोर्स लग रही है तो फॉरवर्ड भी लगेगी. जी, आप इसको इस तरह लिखेंगे. Pump exerts a backward force on water according to Newton's third law. Oh, every action has equal but opposite reaction. Therefore, water will exert a forward फॉरवर्ड फोर्स. force of same magnitude, right? जी. इसके जो टू मार्क्स हैं, दे आर डिवाइडेड इन सच अ वे दैट one mark is for the pump that exerts a backward force, and second mark is if you state that the water exerts a opposite force of the same magnitude. तो ये दो नंबर मिल जाएंगे आपको. ठीक हो गया. यस सर. अच्छा जी. In the next he says the student has a mass of 70 kg and jet ski has a mass of 280 kg. 280. Use your answer from A2 to determine the acceleration of the student and jet ski with when no resistive force are acting. अच्छा, अब हमें फोर्स तो पता चल गई थी ना जो हमारे पास थी. सर इसमें F इज इक्वल टू ma लगाएंगे. यस, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नाउ द मास इज अ कंबाइंड मास, सो यू विल बी अप्लाइंग 70 प्लस 280 ऐड करके, एंड व्हेन यू गोइंग टू हाँ जी. डिवाइड दिस with your calculator, you're going to get 7.7 meter per second square. यस. सही अगर बात. अगर ये इस तरह भी लिखा हो ना तो आपने घबरा नहीं जाना. इसका भी मतलब यही है, एस के साथ -2. राइट. ओके सर. अच्छा, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन का द जेट स्की रीचेज द मैक्सिमम reaches a speed of 20 meter per second. Calculate the total kinetic energy of the student and the jet ski at the speed. So since we need to find out the total kinetic energy, so total kinetic energy is actually you can say since initially तो वो रेस्ट पे था, तो इनिशियल तो उसके पास काइनेटिक है नहीं थी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. और इसने काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंबाइन कहा हुआ है स्टूडेंट एंड जेट्स की, सो यू नीड टू ऐड दोज मैसेज अगेन, and the speed is already given to you, which is 20 20. square. So once you're going to solve this, you're going to get 70,000 joules. अच्छा, ओके सर. अगर आपने इस लाइन में आंसर ना लिखा आंसर देने के बाद, तो यू विल बी लूजिंग 1 मार्क. हाय. यस. अच्छा जी. A glass beaker has a mass m, is at the rest on a horizontal surface.
The base of the beaker is a circle with a radius r. The beaker exerts a pressure on a horizontal surface. Determine the expression for the pressure in terms of gravitational force g, m and r. That's very easy. आपको पता है कि प्रेशर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स एरिया, फोर्स ओवर एरिया था. Force over area. Since the force is going to be the weight of this object, so this is mg. अच्छा, एरिया क्योंकि ये एक सर्कुलर सिलेंडर है, सो दैट विल बी अ सर्कल, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. ओह सर ये तो बड़ा आसान था. जी, so it is mg सर over देख के मेरी फट pi गई थी. r square. Normally the question देख seems के to तो be मैंने कहा था कि बहुत. a little difficult, but once you're going to explain, get into the details, you'll see that the questions are. सर वो पहला वाला लेकिन जेन्युइन बड़ा वाहियात था. पहला पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था. अच्छा, अब पहला पार्ट बहुत गंदा था. उसने सेकंड में कहा फिगर 2.1 shows the beaker being filled with a liquid from a container X. कंटेनर X जो है दिया हुआ है, उसके साथ टैप लगाई हुई है, बीकर के अंदर उसे फिल करी जा रहे हैं. इनिशियली द बीकर इज एम्प्टी. So at time t is equal to 0, the tap is open and the liquid from the container X flows slowly into the beaker at constant rate. At time t, the liquid stops flowing into the beaker. ठीक है, कोई टाइम है t हमें नहीं पता कि जहाँ पर जाकर ये क्या कर लेता है, ये stop flowing at the rate. It says sketch on figure 2.1 to show the how the pressure exerts on the horizontal surface varies between t0 to t2t. ठीक है जी. सर हॉरिजॉन्टल सरफेस कौन सी दोबारा दिखाएं जरा ऊपर. यानी ये जो यहाँ की बात कर रहे हैं. सर प्रेशर इंक्रीज होगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा आगे जाके. देखो एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, राइट? सो द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज with the time is the volume of the liquid which is exerting वेट. some force. ठीक है, weight of the of, तो होगा ये कि आप शुरू में, क्योंकि बिल्कुल इनिशियली प्रेशर ज़ीरो तो नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्ट कर रहा होगा ना, एयर कोई प्रेशर एग्जर्ट कर रही होगी. सो यू विल नॉट बी स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो ज़ीरो. थोड़ा इनिशियली आप कहीं थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट करेंगे, राइट? और टी तक जो है ना, टी तक एक स्ट्रेट लाइन आप लेंगे. प्रेशर की वैल्यू आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और फिर आगे सीधा कांस्टेंट ही रहेगी और फिर स्ट्रेट रहेगी क्योंकि 2t खत्म तक. हो गया. यस. और क्या बात है, मैंने क्या आज जो है साइंस मांगी है. जी जी. It says question number 3 says the figure 3.1 shows the laboratory freezer. एक कॉपर वायरिंग दिखा रहे हैं, थिंक इंसुलेशन दिखा रहे हैं. डोर इज क्लोज एंड द फ्रीजर इज स्विच्ड ऑन. अ लिक्विड इज कूल्ड a liquid cold liquid is pumped through a copper pipe at a top of the freezer. The temperature of the air next to the copper pipe decreases quickly. Explain how the temperature of the rest of the air in the freezer decreases. ठीक है, बाकी एयर का आपने बताना है इसके अंदर. ठीक है जी. अच्छा सर ये बताइए, मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता. देखो पता मुझे है लेकिन मैं बयान नहीं कर जी, सकता. अब मैं इसको दो चीज़ें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है ना, वो आपने मेंशन करने हैं. आप कहोगे एज द एयर इज कूल्ड मॉलिक्यूल्स, या बेहतर यह है कि डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस. क्योंकि अब कूल डाउन हो रहे हैं तो डिक्रीजेज है. अगर इसको मैं हीट कर रहा होता तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता, ये एक्सपैंड हो रहा होता. ठीक है, 1 मार्क एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन इसका एक्सप्लेन करने को है, तो ये 1 मार्क आपका यहाँ से हो जाएगा.
हम्म राइट? जी। अच्छा, ये डिस्टेंस कम होने की वजह से ना, क्लोज होने की वजह से इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर गया है। जब वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा तो वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है विद द डेंसिटी। तो आप कहेंगे इट्स डेंसिटी इनक्रीजेज। जब हम हीट करते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज करती है, लेस डेंस हो जाती है एयर। जब हम कूल डाउन करते हैं तो वो हम्म डेंसर हो जाती है। ठीक हो गया? 1 मार्क यहाँ पे। इसके बाद आगे यस आप सर। लिखेंगे द कोल्ड एयर next to the pipe sinks, राइट? क्योंकि वो कूल डाउन हो गई है, डेंसर हो गई है, तो वो सिंक करेगी। हम्म while the warmer air rises close to the pipe. पाइप अगेन। उसके बाद दोबारा वो भी कूल हो जाएगी, फिर वो भी सिंक करेगी। In this way convection currents are created. ओए, ये आपने की है बात, हरामी बात कर दी जरा। ठीक हो गया? यस सर। Now let's move on to B part. B part में वो कहता है the thick insulation shown in figure 3.1 is made from a plastic material. The plastic material in the insulation is a poor thermal conductor, right? Describe how the thermal energy is transferred through the plastic material. अब क्योंकि पहली बात है ये पुअर कंडक्टर है, तो इसमें पुअर कंडक्टर का है, उसने नॉन कंडक्टर नहीं कहा। सो इट विल बी हम्म कंडक्टिंग सम ऑफ द एनर्जी, लेकिन अच्छी कंडक्शन नहीं कर रहा है, ये पुअर कंडक्टर है। ठीक है? सो यू विल से हम्म दैट इसमें फिर एक ही सोर्स है, और वो है कंडक्शन। कंडक्शन आपको पता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कंडक्शन जो है वो दो तरीके से एनर्जी ट्रांसफर करती है। एक बाय द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हम्म हैं एंड दे ट्रांसफर एनर्जी। बट द हम्म मेजर जंक इज बाय द ट्रांसफर ऑफ free moving electrons which is not available in हम्म, insulation, right? So जी सर। इसके अंदर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए ये हम्म बहुत ज़्यादा कंडक्शन नहीं कर रहा होगा। इसलिए हम इसमें लिखेंगे particles of the plastic vibrate and collide with neighboring molecules. This collision will cause some of the energy transferred to the other molecules. वाह। है ना? Next, जी सर। the plastic material also contains a large number of small air bubbles. ठीक है? Explain how the air bubble reduces the transfer of thermal energy through the
इंसुलेशन। अच्छा। सर मेरा ख्याल है कलीजन कम हो जाती होंगी उनकी वजह से। अच्छा, नंबर वन चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट आपने मेंशन करनी है, आपने कहना है एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ, क्योंकि 3 मार्क्स हैं तो पहला मार्क आपको मिलेगा एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी। हाँ। दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक एयर बहुत पुअर कंडक्टर है और एक वाटर का एबनॉर्मल एबनॉर्मल बिहेवियर। ए वाटर भी बहुत पुअर कंडक्टर है हीट का। वाटर एक जगह हम्म। पर ऊपर बॉयल हो रहा होगा, नीचे बिल्कुल ठंडा होगा, ठीक है, या हम्म। नीचे बिल्कुल ठंडा होगा और ऊपर एकदम जो है वो गर्म वाटर होगा। तो ये वाटर का भी एबनॉर्मल बिहेवियर है। अक्सर हमने देखा है कि लेक्स ऊपर से फ्रोजन हो जाती हैं जबकि नीचे जो है वो वाटर रहता है, ठीक है। तो हम्म। वो भी इसी वजह से है कि वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर है, ऊपर से आपका वाटर जो है वो फ्रोजन हो जाता है जबकि नीचे वो नहीं होता, क्योंकि एनर्जी हम्म। ट्रांसफ़र नहीं होती थ्रू आउट द लिक्विड। हम्म। उसके अलावा वाटर का एक और एबनॉर्मल बिहेवियर है कि ये 0 से 4 तक जब आप इसको हीट करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है जबकि इसको एक्सपैंड करना चाहिए, ठीक है, और फिर 4 से अच्छा। ऑनवर्ड्स आगे एक्सपैंड करता है। तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर्स ऑफ वाटर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात हम्म। करें एयर की, तो एयर हमने कहा इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी, राइट। हम्म। और करती क्या है एयर? एयर ट्रैप्स द एनर्जी एंड does not allow it to flow, which prevents convection। ठीक होगी जी। ठीक है सर। 3 नंबर आपके मिलेंगे। नंबर वन इज फॉर द पुअर कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी, नंबर टू एयर ट्रैप्स द एनर्जी, नंबर थ्री इट प्रिवेंट्स कन्वेक्शन। तीनों नंबर आपको मिल जाएंगे इसके। ठीक है सर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर says 4.1 shows a large syringe that is sealed at a nozzle by wax. There is a piston inside the syringe, ठीक है। ये दिखाया हुआ है प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द सिरिंज इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल, इसीलिए तो ये रुकी हुई है। अगर ये इक्वल टू हम्म। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो, कम हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो पिस्टन अंदर चला जाएगा, और अगर ग्रेटर हो तो पिस्टन बाहर को निकलेगा। अब वॉल्यूम ऑफ द ओके। एयर इनसाइड द सिरिंज इज गिवन, राइट। इट सेज द एरिया ऑफ द end of the piston is in contact with the air is this. The friction between the piston and the syringe is negligible. Calculate the force on the piston due to the pressure of the air inside the syringe. हमें फोर्स सर बतानी है। क्या? हमें फोर्स बतानी है ना। आपको पता है हम्म। फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर का फोर्स ओवर एरिया होता है ना। हम्म। तो फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर टाइम्स एरिया। हम्म। प्रेशर गिवन है आपको कितना, वन पॉइंट जीरो वन पॉइंट इंटू टू। टेन टू द पावर ऑफ 5, हम्म। और आपको एरिया भी गिवन है, तो वो है जी 3.5 इंटू 10 to the power of -3। तो अच्छा आपका चलो, आंसर नहीं आ मुश्किल नहीं था। जाएगा हैं। मैं कह रहा हूँ मुश्किल नहीं था, ऐसे ही मैं डर गया था इसमें। हाँ जी, डर बहुत जल्दी जाते हो तुम। सर मुझे बड़ी वाहियात लगते हैं, सब्जेक्ट नहीं मुझे पसंद खास। फोर्स ऑन द पिस्टन एक्ट अच्छा, टू द फोर्स राइट। ऑन द पिस्टन इन A1 acts to the right, एक्सप्लेन वाई द पिस्टन डज नॉट मूव टू द राइट। उसने कहा फोर्स तो एक्ट कर रही है उसके ऊपर, हम्म। लेकिन जो पिस्टन है वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है। हम्म। तो आपको पता है कि हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था कि अगर फोर्स किसी चीज़ पे एक्ट कर रही हो तो एक ऑपोजिट फोर्स उसके ऊपर भी एक्ट करती है, जिसे रिएक्शनल फोर्स कहते हैं। तो जी। आप कहोगे अ रिएक्शनल फोर्स
acts to सर the लेकिन left. इस हिसाब से तो कभी भी कुछ मूव ना करे, क्योंकि हर चीज पे फिर रिएक्शनल फोर्स जो है लग रही होगी। लेकिन अगर रिएक्शनल फोर्स इक्वल नहीं होती तभी तो एक्सेलरेट होता है ना। हम्म। असल में हम इवेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि कब कोई चीज़ अगर इक्विलिब्रियम में होगी तो इसका मतलब है उसके ऊपर फोर्सेस बैलेंस्ड है, यानी जो लेफ्ट पे फोर्स लग रही है वही राइट पे लग रही होगी। और अगर कोई बैलेंस नहीं है तो उसमें एक्सेलेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया। हम्म। और रिएक्शनल फोर्स ठीक है एक्ट्स टू सर। द लेफ्ट ड्यू टू व्हाट? कौन लगा रहा था ये फोर्स? सर एयर लगा रही थी ना शायद। जी, एटमोसफेयर। एटमॉस्फेयर। अच्छा, क्योंकि रिएक्शनल फोर्स लेफ्ट पे लग रही है और हम्म। एंड इट इज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, therefore resultant force is zero and piston does not move. जियो। सर एक बात बताएं, लेकिन रिएक्शनल फोर्स हमेशा सेम क्यों नहीं होती? क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं होना चाहिए थर्ड लॉ के हिसाब से। अच्छा, जो रिएक्शनल फोर्स है ना, इसकी एक हम्म। लिमिट है। जिस तरह हम पढ़ते हैं ना लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो हम्म। हर रिएक्शनल फोर्स की एक लिमिट है। जब वो लिमिट एक्सीड कर जाती है तो फिर हम उस बॉडी को एक्सेलरेट करवा सकते हैं। जैसे एक ओके टेबल सर। है, एक टेबल के ऊपर आप बैठ जाते हैं, ठीक है, तो इक्वल फोर्स लगा रही है वो टेबल भी आपके ऊपर। आप अपने दूसरे दोस्त को कहते हैं वो भी बैठ जाता है, आप तीसरे दोस्त को कहते हैं वो भी बैठ जाता है। एक टाइम आता है जब आपके दोस्त बैठने लगता है एक और, तो वो टूट जाता है टेबल। क्यों? क्योंकि हम्म। उसकी लिमिट ऑफ रिएक्शनल फोर्स जो है वो इंक्रीज हो गई। अब उससे ऊपर हो गई है वो, इससे ज़्यादा वो नहीं लगा सकता। हम्म। देयर फोर अब एक रिजल्टेंट फोर्स बन रही थी जो आप सबको एक्सेलरेट करेगी डाउनवर्ड्स, और आप जाके नीचे गिर जाएंगे। ओके। और नीचे जो गुड। ज़मीन है उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा है, लिहाजा वो आपको गड्ढे हम्म। में खुद नहीं जाने देती। वो आपको, आप नीचे गिरते हैं और आपको अच्छी खासी समझ आती है कि भाई ज़मीन काफ़ी हम्म। स्ट्रांग है। ठीक है, आ गई समझ? जी सर। अच्छा जी, 4B में हमें क्या पढ़ना है जी? उससे द पिस्टन इज नाउ पुल टू द राइट बाय एन एडिशनल फोर्स। अब हमने एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दी है जो पिस्टन को राइट पे मूव करेगी। ठीक है, पिस्टन राइट पे मूव हम्म। करने का मतलब ये है कि बाहर को निकाल रहे हैं हम पिस्टन को। हम्म। ठीक है, वैसे भी वर्ड पुल्ड का कहा है ना वर्ड, तो हम्म। पुल करना होता है अपनी तरफ खींचना। सो इट्स पिस्टन इज मूविंग आउट, राइट? यस सर। The temperature of the air in the syringe does not change. Explain in terms of the molecule why the pressure of the air in the syringe decreases. अच्छा जी, अब क्योंकि आपने पिस्टन को आगे मूव कर दिया है तो आपने क्या इंक्रीज किया इसका? सर इसका वो एरिया इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज किया। वॉल्यूम का प्रेशर के साथ रिलेशन भी करना है, एरिया सेम है। मतलब वो। जी सर। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप कहेंगे सर वॉल्यूम इनसाइड द सिरिंज इंक्रीजेस, पार्टिकल्स थोड़े मूव पार्ट हो जाते हैं। particles move further apart causing less collisions per unit area on piston
right? जी सर। Therefore pressure decreases. एक नंबर है पार्टिकल मूव्स फर्दर अपार्ट, एक नंबर है हम्म। कोलिजन्स को लेस लिखने का, और तीसरा नंबर है प्रेशर बताने का। हम्म। अच्छा जी, 4b2 में उसने कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द सिरिंज व्हेन इट वॉल्यूम ऑफ द एयर इज दिस। बहुत इजी है, वॉल्यूम और प्रेशर का एक ही फॉर्मूला है विच इज़ P1 V1 इज इक्वल्स टू, सॉरी, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। जब प्रेशर यस। 1.0 इंटू 10⁵ था, तो वॉल्यूम था 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴। सर आपको याद है? बड़ी बात। और जब प्रेशर हमने निकालना है, और अब नया वॉल्यूम गिवन है विच इज़ 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब आप इसको जब इधर आके डिवाइड करें तो कैलकुलेटर से देख लें क्या आंसर आता है। ये बनता है 4/5, 0.8, सो ये बनता है 8 इंटू 10⁻⁻। सर आपकी स्क्रीन अटक गई है। अटक गई है? आप कुछ लिख नहीं रहे, स्क्रीन अटकी हुई है। नहीं नहीं, स्क्रीन अच्छा तो नहीं, आ गई है, सही हो गई है। अब हाँ, सही हो गई, अब आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सम ग्लास lenses आर कन्वर्जिंग लेंस while the other are diverging lens. Draw the cross section of हम्म। a diverging lens. अच्छा, क्रॉस सेक्शन बनाना है, क्रॉस सेक्शन का मतलब शेप इसकी, तो कुछ ऐसी करके बना दें डाइवर्जिंग की है। हम्म। ये डाइवर्जिंग लेंस। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट में उसने कहा था फिगर शोज अ प्रिंसिपल एक्सिस, टू प्रिंसिपल फोकस, F1 F2, राइट। अब आगे क्या करना है इसके, इसे स्टूडेंट प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट एट एन हाइट of an height 2.1 centimeter at a distance of 3 centimeter from the center of lens। 3 सेंटीमीटर, सो 3 हम्म। सेंटीमीटर देख लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर उसने 2.1 सेंटीमीटर, सो 2.1, हम्म। ये है 2.1। वैसे 2.2 हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया। सर कह रही थी माहौल। अच्छा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस यूजिंग फिगर 1.1 5.1 डिटर्मिन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। वेरी इजी, यहाँ से चेक चेक कर लें, ये 1 सेंटीमीटर है हम्म। और ये 0.8 आगे है, तो ये 1.8 सेंटीमीटर आ जाए। सर 2 पॉइंट फोकल लेंथ किधर से मेजर करते हैं? सेंटर ऑफ द लेंस, ये जो लाइन डॉटेड बनी हुई है ना, यहाँ से इससे कहाँ तक? ये फोकल लेंथ तक, यहाँ तक। तो इसके अंदर ओके। देखें, ये 5 बॉक्सेज 1 सेंटीमीटर हैं, उसके बाद आगे स्मॉल हम्म। 4 बॉक्सेज हैं जो कि 0.8 बनते हैं, ठीक है। तो ये 1.8 बन ओके। जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1.8। उसने कहा फिगर 5.1 ड्रॉ द वर्टिकल एरो ऑफ द हाइट 2.1 सेंटीमीटर दैट इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड लेबल द एरो ओ। द एरो इज एन ऑब्जेक्ट, जी मैंने ए ड्रॉ कर दिया है, इसको ओ लेबल कर देता हूँ। ओके। अब उसने कहा टू ड्रॉ टू रेज फ्रॉम द टिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फाइंड द टिप ऑफ एन इमेज, ड्रॉ एरो राइट, ठीक है। अच्छा, ज़रा यहाँ से हम करेंगे क्या, एक हम वर्टिकल, आपको मैंने पहले बताया था 2 रेज निकलती हैं, एक स्ट्रेट जाती है जो यहाँ से बेंड होती है, और इसके बाद ये, सॉरी जो फ्लिप कर गया, इसके बाद इसको क्या हो गया, ये क्यों छोटा हो गया, एक सर गया। एक मिनट,
एक मिनट ठहरना। ठीक हो गया। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैं सीधी लाइन गुजारूंगा, जो एफ में से गुजार के उसके सीधी गुजार दूंगा। इसको अपने स्केल के साथ ड्रॉ करनी है, मैं विदाउट स्केल ड्रॉ कर रहा हूँ। सेकंड लाइन होगी जो यहाँ से निकलेगी, यहाँ से सीधी जाती हुई सेंटर से होती हुई सीधी जाके हम्म। यहाँ मीट कर देगी। जहाँ ये लाइनें मीट करेंगी वो आपका पॉइंट है, वहाँ पर इमेज बन रहा है। तो इसको इमेज बना देंगे यूं करके। ओके। ठीक है, और इस इमेज की ड्रॉ करने के बाद उसने क्योंकि कहा हुआ है कि आपने मैग्नीफिकेशन भी देनी है, तो सर तो वो इस इमेज साइज ओवर ऑब्जेक्ट साइज। यस, इमेजेस साइज ओवर ऑब्जेक्ट साइज, दिस इज मैग्नीफिकेशन। ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज एक्सप्लेन वेदर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ रियल और वर्चुअल। एक्सप्लेन कहा सर हुआ है ये, हमसे। सर क्या होती थी, रियल होती थी वर्चुअल? हम्म, रियल होती थी वर्चुअल, मैं भूल गया। वर्चुअल मिरर वाली होती थी ना? ये रियल है भाईजान। उसकी हम्म। रीज़न ये है कि ये मिरर का मसला नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस हो जाएं तो तब रियल इमेज होती है। ओ सर आ गया मुझे याद, वो वर्चुअल एक ही होती थी जो पीछे बनती थी इमेज के। हाँ वो जी। लेंस होता था मैग्नीफाइंग ग्लास का, मेरा ख्याल है, पता नहीं। जी ठीक है, समझ आई। जी सर, आ गई आ गई। बस सर आ देखिए, गया। भूलनी हूँ मैं सब कुछ, आदत है याद अभी। अभी कल का दिन भी है, सब कुछ दोबारा रिवाइज करूंगा। सो द ऑब्जेक्ट इज रियल। इमेज इज रियल, ऑब्जेक्ट नहीं। ओ सॉरी, सर द ऑब्जेक्ट तो असल ही है सर, क्या कहते हैं आप, जारी ऑब्जेक्ट। कभी कभी ना मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। द इमेज इज रियल एज बिकॉज इट इज ऑन सेम साइड एज इट डिफरेंट डिफरेंट साइड। एज इट इज ऑन। देखा, तुम भी कभी कभी इधर उधर निकल जाते। सर सब निकलते हैं इधर उधर, वारागर्दी की आदत लगी भी है लोगों को। जी ठीक हो गया जी। यस। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर, यार एक मिनट में इसको चार्जिंग लगा लूँ, ओके सर। मेरा पीसी बंद हो जाएगा वरना। जी, जी सर। क्वेश्चन नंबर 6 इज सर सिक्स तो इट्स बड़ा यक क्वेश्चन लग रहा है मुझे देखने में। इट्स अ रिले लेबल टू एंड टू लेबल टर्मिनल्स। एक मैग्नेटिक कॉइल है, उसके अंदर एक स्विच है। ठीक है। सर ले क्या होता था, मैं भूल गया हूँ। रिले इज अ सर्किट दैट इज यूज टू स्विच ऑन लार्ज करंट यूजिंग स्मॉलर करंट। बड़ी बड़ी अच्छा अच्छा। मशीनों को ऑन करने के लिए जो छोटा सा स्विच बनाया होता है ना, उसे रिले कहते हैं। ठीक हो गया जी। हम्म। अच्छा जी, अब उसने कहा बाय रेफरिंग टू 6.1 एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ करंट पासिंग फ्रॉम ए टू बी। जैसे ही करंट ए से बी पास करेगा, एज करंट
passes through A to B. The coil gets magnetized, right, हम्म and attracts a relay switch, causing it to close. ठीक है जी, रिले स्विच को क्लोज कर देता है ये ऐसे करके। तो याद आ गया मुझे ये। ये बंद हो जाता है। फिर वो चल जाता है सब कुछ आगे जो होता है। जी, आगे उसने कहा सर इनको फिगर ज्यादा ही 6, पसंद आ गया रिले बगैर को। 6.2 shows two circuits linked by the relay. The heater transfers energy at a rate of 40 watt when it is connected to a 12 volt supply. ठीक है जी, switch S is closed, the variable resistor is adjusted so that its resistance R increases from 0, right. सर उसने क्या? कहा फिगर 3.1, अच्छा ये उसने कहा इसको एडजस्ट किया हुआ है ना, रेजिस्टेंस वेरिएबल रजिस्टर लगाया हुआ है, उसकी रेजिस्टेंस 0 से इंक्रीज करते रहते हैं और फिर वो अपना हीटर को जो है ना वो स्विच ऑन या स्विच ऑफ करेंगे, ठीक है। ओके। अच्छा, फिगर 3.1 shows the power in the 40 watt resistor varies as the R increases from 0। R 0 से जब इंक्रीज होता है हम्म तो ग्राफ सर शोज, पावर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो कह रहा है द ग्राफ शोज अ शार्प डिक्रीज when the resistor R reaches RH, ठीक है। और उसने पूछा है कि एक्सप्लेन द शेप ऑफ द ग्राफ इन फिगर 3.1। सर रेक्टेंगल शेप है। सर रेक्टेंगल शेप है, पेरीमीटर निकालना है इसका। देखो, पहली बात तो ये है, शुरू में रिले स्विच जो है वो ऑन है, हम्म ठीक हो गया। पहला मार्क इस चीज़ का मिल जाएगा, रिले स्विच इज़ ऑन एंड हीटर इज़ वर्किंग। हम्म ये 1 मार्क किसको मिल गया आपको। एज आर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीज अब होगी, द करंट इन सर्किट डिक्रीजेस, राइट। हम्म और क्योंकि करंट कम है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ये वीकर हो जाएगी, गेट्स वीकर एंड स्विच इज ओपनड। अच्छा। यानी जैसे आपने इसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया ना तो करंट इस कॉइल में कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये मैग्नेटाइज कम होगा। जब ये मैग्नेटाइज कम होगा तो क्योंकि स्ट्रॉन्गर मैग्नेट नहीं रहेगा, वीकर होगा, तो ये अब हम्म इस स्विच को अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो ये स्विच छोड़ हम्म देगा और ये स्विच ओपन हो जाएगा। ओके। ठीक हो गया। इसने हालांकि अंदर अंदर ना बताया नहीं हुआ इसका मैकेनिज्म, इसके साथ एक स्प्रिंग लगा होता है जो इसको खींच हम्म लेता है वापस अपनी तरफ, ऐसे करके ना।
अच्छा जी, नेक्स्ट उसने कहा 40 watt heater is connected to a 12 volt supply is switched on. Calculate the energy transferred in 20 to heater to the in 20 minutes, so in 2 minutes. So हम्म आपको फॉर्मूला पढ़ना है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. हम्म पावर 40 वाट्स गिवन है, टाइम 2 इंटू 60 क्योंकि सेकंड्स में आपने कन्वर्ट करना है, तो ये 4800 जाउल्स आ जाएगा. ठीक हो गया, समझ आई. जी सर, लीव हो गया था 1 सेकंड, आगे समझ। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपने निकालनी है, दैट इज वी इज इक्वल्स टू आई आर. बल्कि वी इज इक्वल टू आई आर से नहीं निकालेंगे, हम पी इज इक्वल टू वी आई से निकाल लेते हैं, वो ज़रा हमारे पास ज़्यादा ईजी है. तो हम करते हैं पी इज इक्वल टू वी आई. वोल्टेज आपको 12 गिवन है, हम्म पावर आपको 40 गिवन है. बल्कि ये इसकी जगह अगर हम फॉर्मूला वो वाला लगाए ना, पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर, वो भी लगा सकते हैं हम, है ना. हम्म आपकी मर्जी है वैसे. पी इज इक्वल टू वी आई से अगर आप करंट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, और फिर बाद में वी इज इक्वल टू आई आर लगा कर भी निकाल सकते हैं. ठीक है जी. हम्म अब यहाँ से पी इज इक्वल टू वी आई से 40 12, यहाँ से करंट आ जाएगा 40/12, हम्म और फिर v इज इक्वल्स टू आई आर लगा कर आप निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली भी p इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर से भी आप निकाल सर सकते वो हैं. तो ठीक जो है, नहीं फॉर्मूला के हिसाब से है. जी सर। ये जाकर वहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएंगे. ठीक है. हम्म 12 12 आर 144 डिवाइडेड बाय 40 इज 3.6 जी ohms. सर। हम्म Next is question number 7. It says the frequency of an alternating main supply is 50 hertz. The maximum voltage of the supply is 300 volts. Using the axis in figure 7.1, sketch the graph to show how the voltage of the supply varies with the time in the time of 0.05 seconds. तो ये हम्म जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, पहले आप इसको 1/t करके इसका टाइम पीरियड निकाल लें. 1/50 कितना होता है? 0.02. सर ये भी होता है कुछ? जी जी, टाइम पीरियड, एक वेव का टाइम. ओह एफ इज इक्वल्स टू 1/t, या टी इज इक्वल टू 1/f. प्रॉब्लम. अब एक कर्व जो होती है ना, वो 0.02 सेकेंड में पूरी होगी, यानी 0.01 सेकेंड में आधी होगी. तो हम्म ये यहाँ से ऊपर जाएगी 300 वोल्ट्स तक, और वापस आके ये यहाँ ये हाफ कर्व होगी, और हम्म हाफ डाउन जाएगी. ये कर्व कंप्लीट हो गई. इसको आप एंड तक कंप्लीट कर सकते हैं इस तरह करके. ओके सर। बी क्या कहता है? द फिगर 7.2 shows the main supply connected to the primary coil of the transformer. The primary coil consists of 750 turns. Main supply given है, secondary coil, primary coil given है. The core of the transformer is made from iron. Explain why iron is a suitable material for the core of the transformer. अच्छा जी, कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर होने के लिए ना इसको टेम्पररी होना ज़रूरी है. सो आयरन इज़ अ टेम्पररी मैग्नेट. हम्म दैट्स वाई इट इज़ सुटेबल जी सर। फॉर द कोर.
अच्छा, एक्सप्लेन वाई देर इज अ वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। अब ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें इतनी इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज़ हर दफ़ा आपने इंड्यूस मैग्नेटिज्म में लिखनी होती हैं। हम्म। ठीक है, लिख दूं जी। लिख रहे सर। आप कहेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, तो आप कहेंगे चेंजिंग द करंट इन प्राइमरी कॉइल causes the change in magnetic field this rate of change of magnetic flux induces voltage in secondary coil। ओके। ठीक हो गया जी। फिर उसने कहा देर आर 60 टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज सप्लाई टू द दिस। बहुत इजी है, एक फॉर्मूला है वी पी ओवर वी एस इज इक्वल टू एन पी ओवर एन एस। जी सर। वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी कॉइल आपको दी हुई थी, क्या दी हुई थी, 300 मेरा ख्याल है। अच्छा, 750 इसकी नंबर ऑफ टर्न्स है। और कहाँ है जी, क्वेश्चन लिंक्ड है या किसी चीज़ से, हाँ जी के लिंक्ड है पीछे से। 300 वोल्ट्स हैं जी प्राइमरी कॉइल में। तो बड़े हरामी है, इन्होंने पता नहीं किधर से रिंग किया। जी, वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल हमने निकालना है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल अभी ऊपर बताया था उसने कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, 750। तो इसके 750 बना लें। सेकेंडरी कॉइल के 60 टर्न्स बताए हुए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये बनेगा 300 टाइम्स 60 इज इक्वल्स टू 750 टाइम्स वी एस। अब 750 वहाँ जाके डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा 18,000 डिवाइडेड बाय 750 इज इक्वल्स टू वी एस। ठीक है, इसको डिवाइड ठीक। करें तो ये 24 वोल्ट्स आ जाते हैं। समझ आई। जी सर, आ गई। नेक्स्ट उसने कहा था आइसोटोप थोरियम, थोर का छोटा भाई, डिकेज बाय द अल्फा पार्टिकल एमिशन, डिस्क्राइब द हम्म। कॉम्पोजिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। उस कॉम्पोजिशन का मतलब है कि एक्चुअली बताना चाह रहे हैं कि अल्फा है क्या। तो आप सर कहेंगे, अल्फा, मैं अल्फा हूँ, आप भी आप, अल्फा। जी जी, ये अल्फा वो वाला अल्फा नहीं। सर फिर कौन सा अल्फा है सर? अल्फा एक ही होता है। वो मेरा पेन बंद हो गया, नो, ये क्या हो रहा है इसको, एक मिनट, हाँ जी चल गया, शुक्र है, डरा दिया था मुझे। अच्छा, थोरियम, अल्फा की कॉम्पोजिशन आप कहते हैं अल्फा इज़ अ, अल्फा इज अ स्ट्रांग बॉय। नहीं जी, अल्फा इज़ हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, अल्फा हीलियम यस। का न्यूक्लियस है। और हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है, इट हैज़ 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स, यस। इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसके पास, टू सर न्यूक्लियस न्यूट्रॉन में वैसे नहीं होते। जी, हाँ जी,
सर न्यूक्लियस में वैसे ही कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? जी। सर अभी मैं केमिस्ट्री पेपर 2 देख के आया हूँ, क्या कहते हैं आप वो? State the name of the particle that is identical in the composition to the alpha particle। जी, क्या है सर अल्फा पार्टिकल? हीलियम, हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है जी, हीलियम। Alpha particles decay of thorium produces an isotope of radium, reduce the number of neutrons in an atom of, फिर वही पूछ लिया, देखो कैसी बात है, रिपीट करी जा रहा है करी जा रहा है। ठीक है, अब क्योंकि डिके हुआ है अल्फ़ा, हम्म तो 230 में से आप वो जो ऊपर कि मैंने आपको बताया था कि जब भी अल्फ़ा निकलता है ना तो आपके एटॉमिक मास में से 4 माइनस होते हैं और एटॉमिक नंबर में से हम्म 2 माइनस होते हैं। हम्म तो ये हो जाएंगे 226 और ये 88। अब अब 226 226 में माइनस, से 88 को माइनस कर दें, हाँ जी, न्यूट्रॉन आ जाए। कितने बन रहे हैं? खैर पता नहीं। 138। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जारी पता है जितने, 88। A half life of the thorium 230 is 75,000 years. A radioactive sample of 7.2 into 10 to the power 6 thorium contains thorium, this much thorium atoms. Determine the time taken for the number of thorium atoms to decrease to this। बहुत easy है, देखो, हम्म 7.2 इंटू 10 to the power of 16, जब हाफ हो जाएंगे तो बन जाएगा 3.6 इंटू 10 to the power of 16, तब हम्म 75,000 ईयर्स लग चुके होंगे। अब ये और डिक्रीज़ करेगा तो ये बन जाएंगे आपके 1.8, इसमें भी हम्म 75,000 ईयर्स, और हम्म एक दफ़ा हाफ लाइफ होगी तो ये 0.9 इंटू 10 to the power 16। इसको अगर मैं हम्म स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूँ ना तो ये 9 इंटू 10 to the power of 15 बनता है, और यही हमसे पूछा हुआ था। ओके। तो टोटली इन तीनों टाइम्स को ऐड कर लें, तीन हाफ लाइफ आती हैं इसके अंदर, तो 75 150 से 225,000 ईयर्स। ओके सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बल्कि एक ज़ीरो और नहीं लगेगा इसके अंदर। सर जी, लगा लें मर्जी। जी एक और ज़ीरो लगेगा। नहीं, 3 ज़ीरो लगेंगे यार, क्या हो गया तुम्हें यार, क्यों ऐसे करते हैं? सर मैं मैथ से बहुत दूर हूँ। When it decays, the thorium through 230 also emits a gamma radiation, shows a narrow beam of gamma radiation passes through the electric field. Figure 8.1 sketch the path of the gamma radiation। क्या होगा gamma radiation को इलेक्ट्रिक फील्ड में? सर बहुत कुछ। बहुत कुछ, बताओ कितना? सर ऐसा हो जाएगी, गैमा रेडिएशन कोड पढ़नी है इसको भी। कोई हरास नहीं होगी, सीधी गुजर जाएगी। वही हाँ, वो सर गैमा हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन होता है ना? वो गधे, गैमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, तो हाई सीधी स्पीड गुजर जाती इलेक्ट्रॉन है। कौन सा था? वो वो बीटा भी होता था है। एक। अच्छा अच्छा अच्छा, गैमा मैग्नेटिक, गुजर जाएगी। हाँ जी, मैग्नेटिक में भी सीधी गुजर जाएगी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बड़ी बगैरत है ये, हम्म, हरामी चलो। है बड़ी। और अच्छा अच्छा सा जी, अभी और भी। क्वेश्चन नंबर 9, द लास्ट क्वेश्चन। इट सेज the earth has a radius 6.4 into 10 to the power of 6. It हम्म rotates on its axis in 24 hours. The figure shows the earth rotates, an object of the surface earth moves in a circular path around the axis of rotation. Ustika calculate the speed of an object at an equator as it moves in the circular path around the axis of rotation। सर व्हाट द फक। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए सर मुझे तो कि, सिर्फ सूरज चांद का पता है। जी,
ये आपको ऑर्बिटल स्पीड जो है ना इसकी पता होनी चाहिए, वो होती है v इज इक्वल टू 2 πr/t। ठीक है। अब 2 पाई रेडियस गिवन है विच इज 6.4 इंटू 10⁻⁶, और टाइम पीरियड अभी हमने बताया ऊपर के 24 आवर्स लगते हैं उसको। ठीक है, तो आवर्स को कन्वर्ट करने के लिए मिनट्स में 60 और फिर मिनट सेकंड्स में 60, ये मल्टीप्लाई करेंगे। सो वट एवर इट इज दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। यस, आई अंडरस्टैंड। एक मिनट ठहरो, गधे में कैलकुलेटर से चेक तो करूं। जी ये है 470। यस सर, आई नो सिंस बर्थ। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई द स्पीड अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ डिक्रीजेज सर एज मैं भी द सोच रहा हूँ डिस्टेंस। जाके रोटेट करूँ अर्थ के अराउंड। वाह वाह। उसने कहा explain why the speed of around the axis of rotation of an object on the earth decreases as the distance of the object from the equator increases। सर वो ग्रेविटेशनल पुल कम जो है हो रही है हम्म। सर, है ना? सर ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाती है ना? भाईजान जितना डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर डिक्रीज करना है हमें। हम्म। explain why the distance of the object from the equator increase। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्रीज। ऑब्जेक्ट इंक्रीज होगा अगर, तो उसका जो सरकमफ्रेंस है ना पाथ, हम्म। हम्म, हम्म। वो, सर वो थोड़ा दूर दूर हम्म, दूर दूर हो जाता है, वो इलिप्टिकल होता है ना? वो ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। हम्म। एक मिनट है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ये वाला डिस्टेंस है। अच्छा ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई द स्पीड अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द। ठीक है। अच्छा, अब जब जैसे जैसे ये देखो इक्वेटर के ऊपर ना ये सबसे ज़्यादा बड़ा गोला है बनता है, सो सबसे ज़्यादा सरकमफ्रेंस इक्वेटर के ऊपर बनता है। हम्म। बॉल का जो सेंटर होता है वहाँ से वो सबसे चौड़ा होता है ना। हम्म। जब आप उसको हम्म। बॉल नीचे चले जाते हैं या ऊपर चले जाते हैं तो बॉल की चौड़ाई आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। हम्म। ठीक है, तो द सरकमफ्रेंस डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, तो आप कहते हैं सरकमफ्रेंस डिक्रीजेस। ठीक है, हम्म। जबकि जो रोटेशन का टाइम पीरियड है वो सेम है। हम्म। ठीक है, और क्योंकि इसका अब जाहिर बात है रेडियस कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर्कल छोटा होता जा रहा है तो इसकी वजह से ये वी कम हो जाएगी, सो स्पीड डिक्रीजेस। ओके। ठीक हो गया जी। हम्म। इसने कहा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन बिकॉज अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ अर्थ। स्टेट व्हाट प्रोवाइड्स दिस फोर्स। ये सर है जी, ग्रेविटी। इसे कहते हैं ग्रेविटी ग्रेविटेशनल करती मान जे। फोर्स ड्यू टू द सन। सन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है ये उसकी वजह हम्म। से। अगर आपने सन ना लिखा तो आपका एक नंबर कट जाएगा, सिर्फ ओके। ग्रेविटी पे एक नंबर मिलेगा। द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ around the sun is an ellipse। Describe what happens to the यस। magnitude of the force that acts on the earth as it moves in the elliptic orbit। तो फोर्स जो है ना वो चेंज होती रहती है, कभी इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम बट अर्थ। इट डज नॉट से द सेम।
राइट। हम्म अच्छा, क्योंकि ये चेंज हो रही है, तो इसको ये भी बताना है कि डिक्रीजेज व्हेन मूविंग अवे फ्रॉम सन, हम्म यानी बड़े एलिप्टिक साइड पे चले जाएं, बड़े सर्कल वाली साइड पे तो जाएंगे उधर तो डिक्रीज कम हो हो जाएगी। जाती है। तो इंक्रीजेस हम्म व्हेन इट कम्स क्लोजर, राइट। हम्म समझ आ गई। जी सर। एक्सप्लेन व्हाई द अर्थ travel the slowest when it is at the farthest distance from the sun। यस। अच्छा, उस टाइम पे क्योंकि जितनी ये फारदेस्ट होगी उतना ही इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, सो इट विल हैव हम्म ग्रेटर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और एक ही सूरत में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। हम्म और काइनेटिक अगर मिनिमम है तो स्पीड हैज़ टू बी लेस, क्योंकि काइनेटिक के अंदर स्पीड इन्वॉल्व है। यस। ये बड़ी प्यारी बात की है आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी। आगे जियो बब्बर से खत्म। ब्लैंक ब्लैंक पेज है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। ठीक है। सर मर्जी है आप। नहीं नहीं, ब्लैंक पेज ही मैं एक्सप्लेन करता, सॉरी, वो खुद ही कर लेना। सर करते हैं उसकी डेप्थ